ये बात बहुत पुरानी है, हरिपुर नाम के बड़े से गांव की। वहां मुंजिल कुमार नाम के एक बहुत धनी आदमी रहते थे। गांव की ज्यादातर जमीन उन्हीं की थी। स्वभाव से भी वो बहुत ही नेक दिल के थे। हमेशा से ही सभी की मदद किया करते थे और उनके इसी स्वभाव को देखकर लोग उनको अपने राजा की तरह भी मानते थे। सब लोगों ने मिलकर उनको अपने गांव का मुखिया बना दिया था। मुंजिल कुमार के पास बहुत से ज्ञानी लोग भी थे जो मिलकर गांव में सुख शांति बनी रहे इसका ध्यान रखते थे। उन्हीं में से एक थे धीरज कुमार। धीरज कुमार बहुत ही विद्वान और समझदार आदमी थे। वह मुंजिल कुमार के सबसे प्रिय भी थे तथा हर काम में हमेशा उनके साथ ही रहा करते थे। एक दिन की बात है। धीरज कुमार, मैं चाहता हूँ तुम गांव के उत्तरी दिशा में जाओ और जाकर देखो कि वहाँ क्या हालचाल है। मुझे कई लोगों से सुनाई दिया है कि वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है मुखिया जी, मैं कल ही जाकर देखता हूँ वहाँ क्या चल रहा है। अगले दिन धीरज कुमार निकल जाते हैं। इधर उधर घूमते घूमते वह उत्तरी जिले में पहुंच जाते हैं तथा वहां की निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। निरीक्षण करते करते वह एक मुखिया जी के बनाए हुए धर्मशाला में पहुंचते हैं और वहां बैठे आदमी से बात करते हैं। भाई, मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ और थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है। आप केवल विश्राम करेंगे या भोजन भी करेंगे? अगर भोजन करेंगे तो 50 रुपए देने होंगे। भोजन करने के पैसे? लेकिन यह तो धर्मशाला है, फिर आप पैसे क्यों मांग रहे हैं? वो बात ऐसी है कि यहाँ के प्रधान जी गांव में एक दूसरा ऐसा ही धर्मशाला बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए वे भोजन के बदले पैसे ले रहे हैं। ये कोई भोजन का मूल्य नहीं है, केवल धर्मशाला के लिए एक तरीके का दान है। वो बात ठीक है, लेकिन दूसरों से पैसे वसूल कर अपने लिए इस्तेमाल में लाना गलत है। अब क्या करें, ये हमारे प्रधान जी का हुक्म है, फिर हम कैसे टाल सकते हैं। धीरज वहां से भोजन करके गांव में घूमना शुरू कर देता है। घूमते घूमते वह एक घर के पास रुकता है जहां कुछ लोग एक बकरे को पकड़ कर ले जा रहे थे। अरे आप मेरे बकरे को क्यों ले जा रहे हैं? मैंने क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं पता। तुमको जानना है तो जाकर प्रधान से बात करो। हट जाओ हमारे रास्ते से। धीरज कुमार उस औरत के पास जाता है और पूछता है, अरे बहन, वो लोग कौन थे जो तुम्हारे बकरे को पकड़कर जबरदस्ती ले जा रहे थे? अरे क्या बताऊं भैया, यहाँ का प्रधान ऐसे ही है। धर्मशाला उनको बनवानी है, पैसे हम लोगों से वसूल कर रहे हैं। जब मन करता है जिस मर्जी के यहाँ से पशुओं को उठा लेते हैं, पैसे मांगते हैं। मना करने पर कुछ करने की धमकी देते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते उनका। अरे तो तुम लोग जाकर मुखिया जी के पास शिकायत क्यों नहीं करते हो? तुम उनको ये सब बताओगे तो वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। अब क्या जाकर बताएंगे, वो हमसे मिलेंगे ही कहाँ? इस प्रधान को भी तो उन्होंने ही नियुक्त किया है, फिर हम जाकर क्या बताएंगे उन्हें? धीरज कुछ देर सोचता है और बोलता है, आप ठीक कह रहे हैं। आप मुखिया जी के पास जाकर भी क्या कर पाएंगे? आपकी शिकायत के बाद भले ही वो प्रधान को बदल दें, लेकिन अगर दूसरा प्रधान भी ऐसा ही निकला तो हमको मिलकर कुछ और ही सोचना होगा, जिससे फिर कभी ऐसा ना हो। हमें तो इतना कुछ नहीं पता बेटा, हम लोग बस अपना जीवन जी रहे हैं किसी तरह। आप एक काम करिए, गांव के लोगों को इकट्ठा करिए। मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी और वो प्रधान भी ठीक हो जाएगा। धीरज कुमार को समझ आ जाता है कि प्रधान मुकुंदलाल अपने भतीजे के साथ मिलकर लोगों के साथ ठगी कर रहा है और धर्मशाला के नाम पर लोगों से जबरन पैसे वसूल रहा है। मुकुंदलाल को सबक सिखाने के लिए वह एक तरीका निकालता है। धीरज के कहने पर औरत कुछ लोगों को बुलाती है और लोगों के आ जाने पर धीरज उनसे कहता है, मैं जानता हूँ आप लोगों के साथ प्रधान क्या कर रहा है। वह जबरन आप लोगों से पैसे वसूल रहा है और परेशान भी कर रहा है। मेरे पास एक तरकीब है। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो हम लोग मिलकर प्रधान और उसके भतीजे को मिलकर सबक सिखा सकते हैं। हम लोगों में इतना साहस नहीं कि प्रधान का कुछ बिगाड़ सके, लेकिन अगर आप हमारे भले के लिए खुद जोखिम उठा रहे हैं तो हम लोग भी आपका साथ जरूर देंगे। धीरज कुमार की बात सुनकर गांव के लोगों में थोड़ी उम्मीद जागती है। ठीक है, आप लोग अब बस वैसा ही करिएगा जैसा मैं आपको करने के लिए बोलूँगा।
अगले दिन धीरज कुमार प्रधान मुकुंदलाल के पास जाता है और कहता है, प्रधान जी नमस्कार। धर्मशाला के भोजनालय का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था। 100 रुपए में आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन, वो भी पेट भरकर, खाने के लिए कहाँ मिलता है। 100 रुपए सुनकर प्रधान को झटका लगता है और वो धीरज से बोलता है, अरे कोई गलतफहमी हुई है लगता है तुम्हें। भोजन का शुल्क तो केवल 50 रुपए है। नहीं नहीं, मैं कल ही तो वहाँ खाना खाकर आया हूँ। उन्होंने मुझसे 100 रुपए लिए और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी ने शुल्क लगाया है। लगता है वह आदमी आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों से 100 रुपए लेकर आपको केवल 50 रुपए दे रहा है और बाकी सब खुद रख ले रहा है। अरे नहीं नहीं, वो मेरा ही भतीजा है। वो मुझसे ऐसे धोखेबाजी नहीं कर सकता। अब मानिए या मत मानिए, जो सच था मैंने वही आपको बताया। मेरे सामने ही उसने कम से कम 50 लोगों से इतने पैसे ही लिए। यह सुनकर प्रधान चकरा जाता है। अरे क्या क्या कह रहे हो तुम? 50 लोग? इतने लोग तो मैंने कभी आते नहीं देखे धर्मशाला में। पता नहीं प्रधान जी, आपका भतीजा आपके साथ क्या कर रहा है। मैं वहीं तो ठहरा हुआ हूँ 2 दिन से। मैं रोज ही इतने लोगों को वहाँ पे खाना खाते हुए देखता हूँ। इस हिसाब से तो वो रोज 5000 रुपए का काम करता है और मुझे केवल आधे पैसे ही देता है। अगर तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, तो मैं अभी जाकर उसकी खाल खींच लूंगा, तुम देखते जाओ। इतने में धीरज बोलता है, अरे नहीं नहीं प्रधान जी, आप अभी मत जाइए। अगर आप अभी गए तो वो सांप बच के निकल जाएगा। हमको उसको रंगे हाथ पकड़ना होगा। कल मैं और आप एक साथ धर्मशाला जाएंगे और दूर से देखेंगे कि कितने लोग उसके धर्मशाला में जा रहे हैं। जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। अगले दिन धीरज कुमार और मुकुंदलाल दोनों धर्मशाला के बाहर पहुंच जाते हैं और एक पेड़ के पीछे से देखते हैं। धीरज कुमार के बताए अनुसार गांव के लोग एक एक करके धर्मशाला में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं और जैसे धीरज कुमार ने उनको समझाया था वैसे ही वो लोग जब बाहर आ रहे थे तो हाथों को साफ करते हुए बाहर आ रहे थे, जैसे उनको देखकर लगे कि वह लोग अंदर से खाना खाकर बाहर आ रहे हो। देखते ही देखते बहुत से लोग धर्मशाला में प्रवेश कर लेते हैं। यह देखकर धीरज कुमार प्रधान से कहता है, देखा प्रधान जी, अब आपको मेरी बात पे विश्वास हुआ। प्रधान गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। मोहनलाल मुझे ही बेवकूफ बना रहा था आज तक और मैं उसकी बातों में आकर उस पर विश्वास कर रहा था। उस पर विश्वास करके ही मैंने धर्मशाला की देखरेख का काम उसको दिया था। मैं अभी जाकर उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। उसको पता नहीं उसने किसके साथ गद्दारी करी है। धीरज कुमार अपनी बनाई हुई योजना में धीरे धीरे सफल हो रहा था। तभी कुछ लोग आपस में बात करते हैं। खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन पैसे तो प्रधान जी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। मैं यहाँ बहुत दिनों से खाना खा रहा हूँ। प्रधान जी बहुत नेक काम कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा उनका सहयोग धर्मशाला बनाने में कर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ये सब सुनकर प्रधान बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। प्रधान जी, अभी आप बिल्कुल शांत हो जाइए। अभी आप उसको कुछ मत कहिए। हम लोग अभी यहाँ से चलते हैं। जब शाम को मोहनलाल आपको हिसाब देने के लिए आपके पास आएगा तब आप उससे हिसाब मांगिएगा। फिर अगर कुछ गड़बड़ लगेगी तो उसे उचित दंड दीजिएगा। तुम ठीक कह रहे हो। अभी हमको यहाँ से चलना चाहिए। कहीं अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो वह जरूर समझ जाएगा और कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देगा। इतना कहकर दोनों वापस आ जाते हैं। प्रधान जी, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। मोहनलाल थोड़े ही समय में आपके पास आता ही होगा। थोड़े समय बाद मोहनलाल प्रधान के पास आता है। मोहनलाल, आज कितनी कमाई हुई? कितने लोग आए थे धर्मशाला में भोजन के लिए? चाचा जी, आज कुल 8 लोग धर्मशाला में आए थे। ये लीजिए 400 रुपए। इतना सुनते के साथ ही प्रधान बिल्कुल गुस्से में डंडा लेकर मोहनलाल की पिटाई शुरू कर देता है। तुझे मैंने अपने बेटे जैसा माना, अपने सभी कार्य में अपना साथ रखा, तुझे खिलाया पिलाया और तू ही मुझसे गद्दारी कर रहा है। मैंने तेरे लिए कितना अच्छा सोचा था, लेकिन तूने मुझे ही धोखा दे दिया। इतना कहकर प्रधान फिर उसको पीटना शुरू कर देता है। उधर मोहनलाल इस बात से बिल्कुल अनजान कि ये क्या हो रहा है। आज अचानक प्रधान को क्या हो गया है। अरे अरे चाचा जी, क्या हो गया? क्यों आप मुझे जानवरों की तरह पीट रहे हैं? मैंने क्या क्या कुछ बताइए तो सही। लेकिन प्रधान बिना सोचे समझे
उसको पीटता ही रहा। मोहनलाल जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागता है और जाकर धर्मशाला में बैठ जाता है। तभी वहां धीरज कुमार आ जाता है। अरे अरे, इतना बुरा हुआ तुम्हारे साथ? मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तुम दिन रात धर्मशाला में पड़े रहते हो ताकि तुम्हारे चाचा की कमाई हो सके, लेकिन उसने बिना सोचे समझे ही तुम्हें इतने जानवरों की तरह पीट डाला। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ? वो आखिर मेरे चाचा हैं, सब उनका ही तो है। उनका? उनका कैसे? यहाँ सब लोग तुम्हें ही जानते हैं, कोई मुकुंदलाल को नहीं जानता। तुम आज अपना भोजनालय खोल लो, देखो कल से तुम्हारे यहाँ खाने वालों की लाइन लग जाएगी। मैं लेके आऊंगा लोगों को तुम्हारे पास। धीरज कुमार मोहनलाल को बिल्कुल हवा में उठा देता है और मोहनलाल भी उसकी बातों में आ जाता है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैं आज तक नहीं होता तो चाचा का कुछ भी नहीं होता। इतने दिनों से मैं ही तो उनका सारा काम संभाले बैठा था। तुम ठीक कह रहे हो मित्र, मैं कल ही अपना भोजनालय शुरू कर देता हूँ। अगले दिन मोहनलाल धर्मशाला के बगल में अपना भोजनालय शुरू कर देता है। इस बात का जब प्रधान को पता चलता है तो वो अपने आदमियों के साथ मोहनलाल का भोजनालय तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। उधर धीरज कुमार गांव के लोगों को पहले ही समझा चुका होता है और झूठ मूठ ही वो लोग मोहनलाल का साथ देने के लिए नाटक करने लगते हैं। तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे धर्मशाला के बगल में अपना भोजनालय खोल लिया। आखिर तू समझता क्या है अपने आप को? मेरे बिना तो कुछ भी नहीं है। मोहनलाल भी अब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बोलता है, अरे चाचा, किस लिए चिल्ला रहे हो तुम? ये भोजनालय मैंने अपने पैसों से खोला है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मुकुंदलाल के इशारे पर उसके आदमी दुकान तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके बढ़ते ही धीरज कुमार के खड़े हुए आदमी उन्हें पकड़कर बांध देते हैं। चाचा, अब बहुत हो चुका। अब ना तो मैं बर्दाश्त करने वाला हूँ और ना ही गांव के लोग। सब तुमसे तंग आ चुके हैं। तुम बिना वजह ही सबको परेशान करते हो। अरे अरे, तू ये कैसे बोल रहा है? अगर मेरे भाई का बेटा नहीं होता तो मैं तुझे आज ही जान से मार देता। लोगों के यहाँ चोरी करवा के उनके सामान छिनवा कर तेरा काम चलता था। वो तो मैं था जिसने तुझे पाला। क्यों झूठ बोल रहे हो चाचा? मैंने नहीं, बल्कि तुमने मुझसे अपने फायदे के लिए ये सब काम करवाए थे। ऐसे ही बहुत से काम जो दोनों ने मिलकर किए थे, लोगों को बातों ही बातों में सबके सामने बताने लगे। उनकी बातें सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। धीरज कुमार के इशारे पर गांव वालों ने उन दोनों को भी पकड़कर बांध दिया और गांव के सभी लोगों को उनके सामान और पशु वापस कर दिए। धीरज कुमार, आज फिर तुमने अपने अक्लमंदी से साबित कर दिया कि गलत काम की उम्र ज्यादा नहीं होती है। पाप का घड़ा एक समय पर भरता जरूर है। हमें सोच समझकर कोई भी काम करना चाहिए, दूसरों का गलत नहीं सोचना चाहिए। जी मुखिया जी, आप ठीक कह रहे हैं।